हेलो एंड वेलकम एवरीवन। 2023 और 2024 के सवाल हम कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमी और हरियाणा इकोनॉमी के, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछे गए। इस वीडियो के साथ हम 2022 के इन सवालों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के तरीके से करेंगे और पैटर्न को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें सवाल देखने को मिला वो स्टैटिक नेचर का सवाल मिला हमें। प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में प्लानिंग के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखते हो तो सवाल पूछा गया है 5 ईयर प्लान आने से पहले और कौन से प्लान चल रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक सवाल। भारत प्लान कोई नहीं था, सर्वोदय प्लान था, यस। फार्मर प्लान कोई नहीं था, बॉम्बे प्लान चल रहा था। तो बहुत इजी सवाल। 2 and 4 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं आते। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सवाल नहीं आते, तो आपको कोई भी एरिया को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया गया। तो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में सवाल आ गया, टॉपिक कौन सा बन जाता है आपका? इंडस्ट्री, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या था ये टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को उनके एप्लीकेशन एरिया के आधार पर 14 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 12 कैटेगरीज में बांटा गया, ठीक है। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां आ गया, ये ऑप्शन कट गया। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां आ गया, ये भी ऑप्शन कट गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां आ गया, ये भी ऑप्शन कट गया। आंसर इज बी। एलिमिनेशन मेथड आपको यहां हेल्प करता है कि एक स्टेटमेंट भी अगर आपके पकड़ में आ गई और उस तरीके से ऑप्शन मिल गए तो इजीली आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड को बिल्कुल ही हरियाणा सिविल सर्विसेज भूल गया है। हाउ मैनी ऑफ द अबव वाले स्टेटमेंट आने लगे हैं, ओनली 1, ओनली 2 वाले। पर ये वाले मेथड से भी विच ऑफ द फॉलोइंग, ये चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले पैटर्न भी अभी भी चलते हैं, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का सवाल आया। अब ये स्पेसिफिकली हरियाणा जीके के सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछा गया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को 1923 में बनाया गया था बेंगलोर में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को अब करनाल में शिफ्ट कर दिया था 1955। ये भी सही स्टेटमेंट है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। द आंसर इज डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिंदी व्यूअर्स के लिए हिंदी में पढ़ देते हैं इस बार। फेम स्कीम जो है, क्या मीनिंग है उसका? पीएम विकास पहल स्कीम, क्या उसका मीनिंग है? निष्ठा या प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना? मैच द फॉलोइंग का सवाल है। निम्न मिलान पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से सही जोड़े हैं? तो फेम के बारे में अगर पढ़ें, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के प्रोत्साहन हेतु ये स्कीम आया, ये बिल्कुल सही है। फेम स्कीम लॉन्च किया गया था एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से, कार्बन एमिशन कम हो सके हमारे मोटर व्हीकल्स का, उसके लिए एक योजना थी। ये बिल्कुल सही है। पीएम विकास पहल स्कीम, उत्तर पूर्व के गांव में विकास को बढ़ावा देने के लिए, यस, ये भी सही मीनिंग है इसका। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था ये पीएम विकास पहल स्कीम। इसके बाद निष्ठा, स्कूल के प्रधान एवं शिक्षकों की पूर्ण रूप से प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल, ये भी बिल्कुल सही मीनिंग है। निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था टीचर्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देन प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, गरीब एवं वंचितों को विद्युत का अधिकार देने के लिए, ये भी बिल्कुल सही मीनिंग है। तो चारों ही पॉइंट आपके यहाँ सही हो जाते हैं। आंसर आ जाता है आपके पास डी, ठीक है। अगेन ये आपके हरियाणा जीके के सवाल पूछे गए। इकोनॉमिक सर्वे में से ये सवाल आया। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बजट भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर सवाल आया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल स्टैटिक लेवल का सवाल है। एरिया कौन सा कवर कर रहा है? ये बैंकिंग का एरिया कवर कर रहा है। आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहना क्या चाहता है? अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो लॉन्च किया गया था 2015 में। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये 2016 में नहीं, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगेन एलिमिनेशन मेथड, ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। आंसर आ जाता है आपके पास बी।
ठीक है, तो देखिए 2022 की अगर हम बात करें, उस टाइम पैटर्न इजी था सवालों का। आपने 2024 और 23 के वीडियोस देख लिए हैं, उसमें आपने देखा कितना सेंसिटिव तरीके से सवाल पूछे गए हैं, बारीकियों को ध्यान में रखते हुए। तो आपको अब यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि आपको पढ़ाई में क्या चेंजेस लेके आने हैं, उन बातों का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हरियाणा जीके का अगेन सवाल हमें देखने को मिला, अलग अलग स्कीम्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो हरियाणा वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन 1970 itself। यस, दिस इज ट्रू। हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बना जिसमें हर रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो पहुंच गए 1970 में ही। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये आपको डाटा कहाँ से मिलता है, और कहीं से नहीं, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में से ही डाटा मिलता है। हरियाणा इज द सोल होल्डर ऑफ कंट्रीज रॉक साल्ट रिसोर्स। नहीं, गलत बात है। आपके पास हिमाचल प्रदेश, जम्मू में भी रॉक साल्ट के रिजर्व्स अवेलेबल हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट का ऑप्शन काट देते हैं इस बार। सेकंड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये काट दिए, आंसर आ जाता है आपके पास सी। बट अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम आई थी हरियाणा में, जो कि एम करता है टू शिफ्ट फार्मर्स टू फोकस फ्रॉम ग्रोइंग वाटर कंज्यूमर क्रॉप्स लाइक पैडी टू अदर लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स। तो मेरा पानी मेरी विरासत नाम की हरियाणा में स्पेसिफिक एक स्कीम आई थी, जिसमें हम फार्मर को बोले कि सर जो ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है लाइक पैडी या चावल, वो आप कम उगाओ, आप लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। तो ये एक स्कीम था, ये बिल्कुल सही है। देन मारा गांव, जगमग गांव, more than 5,000 villages in Haryana have been provided with 24-hour power supply। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है मारा गांव, जगमग गांव, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है। तो 5,000 से भी ज्यादा विलेजेस में 24 आवर बिजली सप्लाई होती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 134 सही स्टेटमेंट है आपके पास, आंसर आ जाता है सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। बेसिस पॉइंट मतलब 40 बेसिस पॉइंट, मतलब इंग्लिश में बीपीएस लिखते हैं, मतलब 0.40% ये होता है 40 बेसिस पॉइंट। तो 2022 में हमने 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया। ये हुआ क्यों था 2022 में? अगर हम याद करें, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट की दिक्कतों के कारण सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रही थी। सप्लाई में कमी आने के कारण प्राइसेस बढ़ गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेपो रेट के इफेक्ट का सवाल आया है, उसको आपको ध्यान में रखना है। मुद्रास्फीति मतलब इंग्लिश में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं। रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा इन्फ्लेशन के लिए, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। रेपो रेट क्यों बढ़ाया गया? ताकि लोन्स कॉस्टली हो जाएं। अगर लोन महंगे मिलेंगे तो मेरे पास कैश नहीं आएगा, मेरे पास कैश नहीं आएगा तो मैं डिमांड नहीं करूंगा, डिमांड नहीं करूंगा तो प्राइसेस लो हो जाएंगे। तो रेपो रेट इंक्रीज किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जहां मन नहीं आ रहा वो काट देते हैं, ये काट देते हैं, ये भी काट। ठीक है, विद इंक्रीज इन रेपो रेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इंक्रीज, ये भी ट्रू है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। विद रिडक्शन इन रेपो रेट इंडस्ट्री गेट्स लोन एट हायर रेट फ्रॉम द लेंडर, गलत। अगर रेपो रेट कम होगा तो अब इंडस्ट्री वालों को लोन सस्ता मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द आरबीआई हाइक्स अप रेपो रेट टू एनकरेज बैंक्स फॉर बोरोइंग फंड, नहीं ये गलत हो गया। अब यहां पर पॉइंट, इतना स्टेटमेंट सही था यार कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम चाहते हैं कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे, बिल्कुल सही होगा। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा, आरबीआई से लोन महंगा मिलेगा तो बैंक लोन नहीं लेंगे, बैंक के पास कैश नहीं आएगा, मार्केट में कैश नहीं आएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बट क्या आरबीआई एनकरेज करना चाहता है बैंक्स को कि वो फंड बोरो करें? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ अब बारीकी अपना ली एचसीएस ने। स्टैटिक का सवाल बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 2022 में अभी तक हमारे पास 7 में से 2 क्वेश्चन आ गए हैं जो हमने बैंकिंग के देखे। तो आंसर क्या आ जाता है? 2 ही स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर सवाल आया, स्कीम बेस्ड सवाल आया है।
ठीक है। इट प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन इन द कंट्री। देखिए सवाल पूछने का कितना बढ़िया तरीका है, स्कीम के बारे में आपको सवाल में ही बता दिया। अब पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, मतलब स्कीम का अगर मीनिंग बता दिया है तो फीचर्स पूछे होंगे स्टेटमेंट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फीचर्स बहुत अच्छे से हमने पढ़ने हैं। फीचर्स क्या कहते हैं? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स ए कवर ऑफ अप टू ₹3 लाख। नो, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आपको 5 लाख का कवर मिलता है। तो आधी स्टेटमेंट पढ़ के मुझे पता लग गया कि ये स्टेटमेंट गलत है। 5 लाख का कवर मिलता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये भी काट दिया जी, ये भी काट दिया। एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद इट प्रोवाइड्स कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। ये सही बात है। आपका एक कार्ड बन जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर मेडिकल हेल्थ के लिए। आप वो कार्ड कैशलेस मैनर में, डिजिटल मैनर में कार्ड का फोटोकॉपी या स्कैनिंग प्रोवाइड करेंगे पॉइंट ऑफ सर्विसेज पर, मतलब हॉस्पिटल में आपको कैशलेस तरीके में आपका हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे वन। यस, मतलब अगर जिसको ये कवर मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का या इस हेल्थ सर्विसेज का, अगर उसको पहले से कोई बीमारी है तो वो भी कवर किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर नॉट पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल फ्रॉम द कंट्री। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आ रहे हैं, आप फॉरेन से अगर इंडिया में आ रहे हैं वापस, और तब आपको कोई बीमारी है और अगर आप इंडिया में हेल्थ चेकअप कराएंगे तो वो भी फ्री किया जाएगा अगर आपका जन आरोग्य योजना वाला कार्ड चल रहा है तो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आ जाता है हमारे पास बी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि यहाँ एक थोड़ा अटकाने की कोशिश की HCS ने। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का सवाल था। इससे पहले हमारे थोड़े इजी सवाल ही चल रहे थे। इसके बाद द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अप्रेंटाइज को ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक्सपर्ट के अंडर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आप उसके शागिर्द मतलब अप्रेंटाइज बन के काम करोगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत जो कि तकनीकी रूप से योग्य नवयुवक को उनके कार्य क्षेत्रों में जरूरी व्यवहारिक ज्ञान व कौशल के साथ युक्त करना, स्किल सिखाने उनको। अगर मैं किसी अच्छे ट्रेंड क्वालिफाइड पर्सन के अंडर ट्रेनिंग लूंगा तो मुझे अच्छे स्किल्स मिलेंगे, मुझे थोड़ा फिजिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मीनिंग बता दिया अगेन स्कीम का। फीचर्स की बात की है, ये 6 महीनों का प्रोग्राम है, गलत। ये 6 से 12 महीने का प्रोग्राम है। तो फीचर्स क्या है मुझे पता था, मैं आंसर कर पाया। 6 से 12 महीने का प्रोग्राम है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। प्रशिक्षुओं को संस्थानों द्वारा उनके कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है बात। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कि उनको जिस पर्सन के अंडर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं उस पर्सन के अंडर ही मुझे उसकी वर्क प्लेस पर ही ट्रेनिंग मुझे मिलेगी। मान लीजिए एक CA करने वाला बच्चा है तो वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की शॉप पर जाकर उसके वर्क प्लेस पर जाकर ही ट्रेनिंग हासिल करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप द अप्रेंटिसेस आर नॉट पेड एनी स्टाइपेंड। ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। द आंसर इज बी, सेकंड ओनली। क्लियर? ठीक है, तो अब ये अगेन स्कीम बेस्ड सवाल। अब यहाँ पे ये सोशियो इकोनॉमिक स्कीम का सवाल है जिसमें आपका एरिया कौन सा कवर हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम लेके आती है, वहां आप ये स्कीम को पढ़ते हैं। ठीक है, देन लास्ट वन, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। कौन कौन से कथनों में से क्या क्या चीजें सही हैं। अब GDP का क्वेश्चन आया, देखिए कितना ज्यादा स्टैटिक सवाल आया GDP वाले नेशनल इनकम वाले टॉपिक में से। पढ़ते हैं, किसी एक वर्ष के दौरान देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं व सेवाओं को बाजार मूल्य का जोड़ GDP MP होता है। ठीक है, इंग्लिश व्यूअर्स के लिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। GDP MP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक वर्ड आ गया, मतलब मैं अपनी घर की बाउंड्री की बात करूंगा, तो ये बिल्कुल सही है। इफ द GDP ऑफ ए कंट्री इज राइजिंग, अगर GDP बढ़ रही है, द वेलफेयर मे नॉट राइज एज ए कॉन्सिक्वेंस। तो शायद ये जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़े। अगर GDP बढ़ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़े। ये स्टेटमेंट सही है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सबका भला हो रहा है। ठीक है, ये सही पॉइंट है। द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। ये भी स्टेटमेंट सही है। नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी करेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आएगा। नॉमिनल जीडीपी होता है करंट ईयर के प्राइसेस पर क्या जीडीपी का वैल्यू है, और रियल जीडीपी होता है किसी बेस ईयर के प्राइसेस पर जीडीपी का क्या वैल्यू है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी। तो गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट हमने सही कर दिया। तो 3 स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3। आंसर इज ए। ठीक है, तो देखिए कितने तरीके से और कितने बढ़िया एंगल से हमने समझा कि आपके पास स्टैटिक और करंट के सवालों का ब्लेंड मिला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगा होगा सर 2024 में बहुत ज़्यादा स्टैटिक से सवाल आ गए थे, हरियाणा जीके का कोई सवाल नहीं आया था। 2023 में बहुत ज़्यादा करंट के सवाल आ गए थे, स्टैटिक का कोई सवाल नहीं आया था। ठीक है, तो मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको यही शो करना चाहता हूं कि आपको ध्यान हर एरिया पर देना है, किस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। वही मेरा पर्पस है इन वीडियोस के थ्रू आपको बताने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2021 के सवालों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।